हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 3 को, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और यहां पर इस चैप्टर को हम लोग करने वाले हैं 30 मिनट्स में, समझ गए। 30 मिनट में इस चैप्टर को खत्म करने की हम कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के पहले टॉपिक की, यानी कि जो मेटल्स और नॉन मेटल्स उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज की। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो आपको पता होगा, जो मैं यहां पर बताते चलूंगा। साथ साथ यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है एक्सेप्शंस, जो कि एक तरीके से एक्सेप्शन होते हैं, ऑड होते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर मेटल्स के बारे में हमें क्या पता है कि जो मेटल्स होते हैं वो जनरली सॉलिड होते हैं, लेकिन यहां पर एक मेटल होता है मरकरी, जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां पर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस सभी कंडीशन में पाए जा सकते हैं, लेकिन यहां पर ध्यान क्या रखना है कि एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, और वो है ब्रोमीन। समझ गए? तो ब्रोमीन आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मेटल्स जो होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं? जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन यहां पर कुछ ऐसे मेटल्स हैं जैसे कि लिथियम, पोटेशियम और सोडियम है, जो कि आपको रूम टेम्परेचर पर सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहां पर नॉन मेटल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं या फिर ब्रिटल होते हैं, ठीक है। अब यहां पर डायमंड एक्सेप्शन है, जो कि हमारा हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, और डायमंड क्या है? नॉन मेटल है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। इसके बाद ये सारी बातें तो आपको पता होंगी, जो मेटल्स होते हैं उनमें लस्टर होता है, यानी कि शाइन होता है, लेकिन यहां पर जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें लस्टर नहीं होता, यानी वो शाइन नहीं करते, मेटल्स के जैसे शाइन नहीं करते। लेकिन यहां पर एक नॉन मेटल है आयोडीन। आयोडीन के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो शाइन करते हैं, यानी कि इनमें क्या होता है? लस्टर होता है। ये ध्यान रखिएगा। अब मेटल्स मेलिएबल होते हैं, यानी कि इनको थीन शीट्स में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन मेटल्स मेलिएबल नहीं होते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, इनको वायर्स में हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो गोल्ड है वो मोस्ट डक्टाइल मेटल है। इसके 2 ग्राम के गोल्ड को हम लोग 2 किलोमीटर लंबा, 1 ग्राम के गोल्ड को हम लोग 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं, ठीक है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल नहीं होते, ठीक है। मेटल्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेटल्स का बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है? गैलियम और सीजियम जो है इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है। इनको अगर आप अपने हाथ पर रखेंगे तो ये मेल्ट हो जाएंगे, इतना इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। अब यहां पर कहता है कि नॉन मेटल्स जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, मतलब जो भी नॉन मेटल सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, ठीक है। मेटल्स का हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। अब यहां पर जो नॉन मेटल्स होते हैं इनका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी वैसे नॉन मेटल्स जो कि सॉलिड हैं या फिर लिक्विड हैं, उनको जब हम लोग बॉयल करने की कोशिश करते हैं तो लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। आगे कहता है कि मेटल्स जो होते हैं वो हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। और इसमें सबसे अच्छे कंडक्टर कौन है? सिल्वर और कॉपर। और पुअर कंडक्टर, यहां पर एक्सेप्शन क्या है? पुअर कंडक्टर लीड और मरकरी जो होते हैं मेटल्स के पुअर कंडक्टर होते हैं, मतलब हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं हीट के, ठीक है। मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, और सिल्वर और कॉपर बेस्ड कंडक्टर है। इसके साथ ही यहां पर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, लेकिन यहां पर एक्सेप्शन क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट नॉन मेटल है, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है, ठीक है। अब यहां पर जो होते हैं मेटल्स वो सोनोरस होते हैं, यानी कि उनको जब बीट किया जाता है तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मेटल्स का आवाज आपने सुना होगा कि कैसा वो साउंड करते हैं, और नॉन मेटल सोनोरस नहीं होते हैं, यानी वो एक तरीके से साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है, जैसा मेटल्स करते हैं वैसा, ठीक है। अब यहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाते हैं हम लोग मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज पर। देखिए, आपके चैप्टर में, आपके सिलेबस में ज्यादा फोकस मेटल्स के ऊपर किया गया है, इनकी हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह यहां पर देखने वाले, ठीक है। यहां पर सबसे पहले आप लोग ये चीज देख लीजिए, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है भाई? देखो क्या किया गया, बहुत सारे मेटल्स को लाया गया और उन मेटल्स को आपस में रिएक्ट कराया गया, मतलब एक प्रकार से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वगैरह करवा करके, कई सारे रिएक्शन करवा करके यह पता किया गया कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। तो ये कुछ मेटल्स हैं जिनको कि यहां पर उनके रिएक्टिविटी के आधार पर अरेंज किया गया है। ऊपर वाले मेटल्स ज्यादा रिएक्टिव हैं और नीचे वाले मेटल्स जो हैं वो कम रिएक्टिव हैं, ठीक है। अब ये तुम्हारा पूरे चैप्टर में काम आएगा, समझ गए। इसलिए यहां पर देखो,
ये इस तरीके से इन मेटल्स को अरेंज किया गया है। अब बीच में यहां पर देखो हाइड्रोजन भी डाला गया है जो कि मेटल नहीं है, नॉन मेटल है, ठीक है। तो यहां पर हाइड्रोजन को हम लोग एक प्रकार से क्यों लिख रहे हैं, ताकि यहां पर कंपैरिजन में ध्यान रख सके कि हाइड्रोजन से कई बार हम लोग वाटर से रिएक्ट करवाते हैं, हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाते हैं, तो यहां पर हमारा एसिड से रिएक्ट करवाते हैं, तो वहां पर हाइड्रोजन रिप्लेस होगा या नहीं होगा उसको चेक करने के लिए यहां पर। और साथ में यहां पर बता दो तो कई जगहों पर देखोगे तो यहां पर तुमको कार्बन भी लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि कार्बन का यूज होता है मेटल्स को रिड्यूस करने में, समझ गए। तो इसलिए कार्बन भी यहां पर लिखा हुआ मिलेगा जिंक और एल्युमिनियम के बीच में, वो भी कंपैरिजन के लिए होता है, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज ध्यान रखो, इसी के आधार पर तुम्हारा आगे का सारा टॉपिक्स एक तरीके से पढ़ना है, समझना है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करते हैं। तो देखो जब मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो अलग अलग जो मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन से अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। जैसे कि यहां पर जो पोटेशियम सोडियम होते हैं, यानी कि देखो रिएक्टिविटी सबसे ऊपर वालों की बात हो रही है, ये जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं ये इतने विगोरसली रिएक्ट करते हैं कि इनमें आग लग जाती है, ये आग पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर इनको सिंपली कि पोटेशियम और सोडियम को अगर तुम सिंपली एटमॉस्फेयर में बाहर यहां पर रख दूं ना मैं, तो उनमें आग लग जाएगा, समझ गए। इसलिए यहां पर फायर हजार्ड से बचने के लिए हम क्या करते हैं, उनको केरोसिन में रखते हैं, केरोसिन में डुबा करके रखते हैं ताकि वो एयर में बर्न ना हो जाए। और इनका यहां पर रिएक्शन देख लो, K+O2 K2O, Na+O2 Na2O, ठीक है। अब इसके बाद बात करो तो हमारे पास कैल्शियम है, इसके बाद आता है जो कैल्शियम है वो हमारा उतना विगोरसली रिएक्ट नहीं करता है, वो जब तुम ऑक्सीजन से रिएक्ट करोगे तो उतना विगोरसली रिएक्ट नहीं करेगा, इसका रिएक्शन दूसरे तरीके का होता है, इसलिए यहां पर तुमको दिया नहीं गया। इसके बाद तुमने मैग्नीशियम का रिएक्शन पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में कि मैग्नीशियम को जब हम लोग बर्न करते हैं तो वो क्या करता है, MgO प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये तुमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। इसके बाद बात करें तो कॉपर की बात की जा रही है। जो कॉपर है उसको जब हीट करते हैं हम लोग, कॉपर को जब हम लोग गर्म करते हैं, एनर्जी देते हैं, तब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और कॉपर टू ऑक्साइड बनाता है। और ये कॉपर टू ऑक्साइड जो होता है इसका ब्लैक कलर होता है। और यहां पर ये क्या होगा, जब कॉपर को हीट करोगे तो कॉपर के सरफेस पर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं कॉपर है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक ब्लैक लेयर बना देगा कॉपर टू ऑक्साइड का। तो यहां पर ये रिएक्शन देख लो, ठीक है। अब यहां पर Cu ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, CO का फॉर्म कर देगा, ठीक है। इसके बाद जब एल्युमिनियम को हम लोग हीट करते हैं तब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेता है। एल्युमिनियम 3O2 हीट करने पर Al2O3 बना देता है, ठीक है। यहां पर देखो ये ऊपर वाले आसानी से रिएक्ट हो गए, नीचे वाले मैग्नीशियम को हमने जलाया तो वो बर्न हुआ, एल्युमिनियम यहां पर कॉपर, इन सबको हमें हीट करना पड़ रहा है। अब यहां पर बीच में आ जाता है हमारा आयरन। आयरन की बात करते हैं तो आयरन जो होता है वो ऐसे ही एक तरीके से बर्न नहीं होता, जलता नहीं है, ऑक्सीजन से डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। लेकिन यहां पर जब हम लोग आयरन के फिलिंग्स को यानी कि छोटे छोटे पीसेस को हम लोग स्प्रिंकल करते हैं यानी उसको जलाने की कोशिश करते हैं, तो ये आयरन फिलिंग्स विगोरसली रिएक्ट कर जाते हैं और विगोरसली बर्न कर जाते हैं, बहुत ही फास्ट, बहुत ही जल्दी बर्न हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद सिल्वर और गोल्ड जो होते हैं वो ऑक्सीजन से हाई टेम्परेचर पर भी रिएक्ट नहीं करते, यानी कि नीचे देखो सबसे नीचे ये सबसे कम रिएक्टिव है। ये जो है टेम्परेचर बढ़ा दो, गर्मी दे दो, किसी भी तरीके से ये ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर बात कर दो तो बात यह है कि जब मेटल रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से तो क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। अब ये मेटल ऑक्साइड जो होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है, ठीक। अब यहां पर बहुत सारे, ज्यादातर जो मेटल ऑक्साइड हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में वो घुलते नहीं है, समझ गए, लेकिन उनका नेचर बेसिक होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर कुछ मेटल ऑक्साइड जो कि वाटर में डिसॉल्व होते हैं, अल्कालाई का फॉर्मेशन करते हैं, समझ गए। तो यहां पर जैसे यहां पर हमारा सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, Na2O बना देगा, और यहां पर ये Na2O फिर वाटर से मिलकर के क्या बना देगा, NaOH का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर जो K है,
पोटेशियम ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, पोटेशियम ऑक्साइड बनाएगा। ये फिर वाटर से घुल करके वाटर में डिसॉल्व जब इसको करेंगे तो ये क्या बना देगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए एक और टॉपिक आ जाता है इसी में साथ साथ कि जनरली जो मेटल ऑक्साइड होते हैं इनका नेचर कैसा होता है भाई, बेसिक नेचर होता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं जो कि एसिडिक नेचर भी शो करते हैं और साथ में बेसिक नेचर भी शो करते हैं, और इस प्रकार से यहां पर ये एसिड के भी प्रॉपर्टी शो करते हैं और साथ में बेस के भी प्रॉपर्टी शो करते हैं। और ये क्या करेंगे, एसिड से भी रिएक्ट करेंगे और बेस से भी रिएक्ट करेंगे, और एसिड बेस से रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, साल्ट और वाटर बनाएंगे। और इस प्रकार के हम लोग ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। समझ गए? तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये ऐसे ऑक्साइड्स हैं, ऐसे मेटल ऑक्साइड्स हैं जो कि एसिड के जैसा भी बिहेव करेंगे और बेस के जैसा भी बिहेव करेंगे। कब? जब इनको एसिड बेस से रिएक्ट कराया जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए एल्यूमिनियम एक प्रकार, एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है, एक प्रकार का एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ठीक है, अब एग्जांपल देख लो, यहां पर ये रिएक्शन ध्यान रखना, यहां पर जो जो रिएक्शन बताया जा रहा है वो सारे इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान रखना। ठीक है, यहां पर क्या होगा, जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है जब वो HCl से रिएक्ट करेगा यानी कि एसिड से रिएक्ट करेगा तो वो कैसा बिहेव करेगा, बेसिक नेचर शो करेगा, बेस के जैसा बिहेव करेगा। और क्या बनाएगा, यहां पर सॉल्ट बनाएगा और साथ में वाटर बनाएगा। ठीक है, इसके बाद यहां पर इसी एल्युमिनियम ऑक्साइड को जब हम लोग NaOH से रिएक्ट करवाते हैं जो कि बेस है, तब ये क्या करेगा, एसिडिक प्रॉपर्टी शो करने लगेगा, एसिड के जैसा बिहेव करने लगेगा, और ये क्या बना देगा, सोडियम एल्यूमिनेट बना देगा जो कि एक प्रकार का साल्ट है, और साथ में वाटर बना देगा। इसी प्रकार से जब जिंक ऑक्साइड को तुम रिएक्ट करोगे एसिड और बेस के साथ तो वो एसिड प्रॉपर्टी भी शो करेगा और बेस प्रॉपर्टी भी शो करेगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं तो यहां पर क्या है भाई, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो अलग अलग मेटल्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं ऑक्सीजन के साथ। क्या ध्यान रखना है तुमको, ध्यान रखना है कि जो पोटेशियम और सोडियम है वो बहुत ही विगोरसली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी कि ऊपर वाले। ठीक है, इसके बाद यहां पर इसके बारे में तो बता ही दिया कि ये खुले में रखोगे तो आग पकड़ लेंगे, इसलिए इनको केरोसिन में रखा जाता है। मैग्नीशियम को जब हीट करते हैं तो वह ये ब्राइट फ्लेम के साथ बर्न करता है, चैप्टर 1 में तुमने पढ़ा है। आयरन को हीट करते हैं तो ये ग्लो करता है ब्राइटली, मतलब ये एक तरीके से बर्न नहीं होगा लेकिन वो ग्लो करेगा जब इसको हीट करेंगे। या फिर आयरन फिलिंग्स को जब हम लोग फायर में डालेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, विगोरसली बर्न हो जाएंगे। ठीक है, कॉपर को हीट करेंगे तो ये बर्न नहीं होता है बल्कि एक ब्लैक कोटिंग बना देता है कॉपर ऑक्साइड का, ये भी तुमको बता चुका हूं। सिल्वर और गोल्ड जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं चाहे गर्मी कितनी भी हो। अब यहां पर जैसे कुछ मेटल्स होते हैं जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड जो होते हैं वो ऑक्साइड लेयर बना देते हैं जो कि आगे चल के और ऑक्सीडेशन को रोक देता है। समझ गए, मतलब कि सरफेस के लेयर पर क्या बना देंगे, ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देंगे जिससे और ज्यादा रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग रिएक्शन विथ वाटर पर, कि जो मेटल्स होते हैं वो वाटर्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। अब यहां पर क्या है कि जब मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाता है तब ये मेटल ऑक्साइड बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ये वाला रिएक्शन देख लो, मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन बनाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि जो मेटल ऑक्साइड वाटर सॉल्यूबल होते हैं, हमने अभी देखा था तुरंत अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि सभी मेटल ऑक्साइड वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते। जो मेटल ऑक्साइड वाटर में सॉल्यूबल होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, डिसॉल्व होकर के क्या बना देते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। तो यही जैसे पानी में डाला हमने मेटल, तो पानी में क्या बन गया, मेटल ऑक्साइड बना। अगर ये मेटल ऑक्साइड हमारा वाटर सॉल्यूबल है तो वो वाटर के साथ मिलकर के क्या बना देगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बना देगा। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, यहां पर सोडियम है, इसको वाटर के साथ हमने रिएक्ट कराया तो यहां पर क्या बन रहा है, NaOH बन रहा है। डायरेक्टली NaOH बन रहा है क्या, नहीं, पहले Na2O बनेगा, फिर ये वाटर के साथ मिलेगा और फिर ये यहां पर NaOH बना देगा। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखो, यहां पर हमारा पोटेशियम है, पानी के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, डायरेक्टली बन गया क्या, नहीं, पहले ऑक्साइड बना फिर वो वाटर के साथ मिलकर के हाइड्रोक्साइड बना देता है। अब यहां पर देखो कुछ ऑक्साइड हैं जो कि वाटर इनसॉल्युबल हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम जब हमारा वाटर से रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वाटर इनसॉल्युबल होता है, वो अल्कलाई का फॉर्मेशन नहीं करता है। समझ गए, इसी प्रकार से आयरन जो है Fe2O3 बनाएगा, यहां पर इसका हम लोगों को
हाइड्रोक्साइड नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये वाटर इनसॉल्युबल होता है। ये चीज यहां पर ध्यान रखना। अब इसके बाद यहां पर आगे बात करें तो आगे यहां पर यही चीज कहता है कि डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट डिफरेंटली विथ वाटर। जो सोडियम पोटेशियम होते हैं वो वायलेंटली रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर से भी। कितना भी ठंडा पानी ले आओ, उनको अगर सोडियम पोटेशियम के कांटेक्ट में लाओगे वो रिएक्ट कर जाएंगे। ठीक है। अब यहां पर कैल्शियम को जब हम लोग रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ तो वो रिएक्ट करता है, लेकिन उतना वायलेंटली रिएक्ट नहीं करता है। मतलब कैल्शियम को तुम वाटर में डालोगे तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन के बबल्स छोड़ेगा, हल्का सा हीट रिलीज करेगा, लेकिन इनके जैसा वायलेंटली रिएक्ट नहीं करेगा। जो मैग्नीशियम होता है, इसको अगर हम लोगों को रिएक्ट कराना है तो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन होता है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होता है। और हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन बनाता है। इसके बाद एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक जो हैं ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। मतलब ज्यादा एनर्जी रहेगा तब ये रिएक्ट कराएंगे, लो एनर्जी में ये रिएक्ट नहीं करेंगे। तो देख रहे हो ऊपर वाला क्या करेगा, आसानी से रिएक्ट कर देगा, बहुत हीट रिलीज करेगा। कैल्शियम जो है उतना ज्यादा वायलेंटली रिएक्ट नहीं करेगा। मैग्नीशियम को तुम क्या करोगे, तुम एक तरीके से हॉट वाटर दोगे तब ये रिएक्ट करेगा। यहां पर एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन वगैरह है, ये क्या करेंगे, ये एक प्रकार से स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे, बहुत एनर्जी रहेगा वाटर में तब ये रिएक्ट कराएंगे। नीचे के जो सब्सटेंसेस हैं जैसे लीड हो गया, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं, देखो यहां पर हाइड्रोजन से ये कम रिएक्टिव हैं, तो H2O में जो हाइड्रोजन है ना उसको ये लोग रिप्लेस नहीं कर पाते, इसलिए ये लोग क्या करते हैं, वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। समझ गए? तो यहां पर इसीलिए हाइड्रोजन यहां पर लिखा गया है। ठीक है। अब इसके बाद बात करें तो एसिड्स के साथ हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं कि जो मेटल्स हैं वो एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो देखिए मेटल्स जो हैं वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं और एसिड के साथ रिएक्ट करके ये सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। मैग्नीशियम HCl के साथ रिएक्ट करेगा MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। एल्युमिनियम HCl के साथ रिएक्ट करेगा AlCl3 प्लस H2। इसके बाद Zn प्लस HCl के साथ ZnCl2 प्लस H2 और यहां पर FeHCl के साथ FeCl2 प्लस H2। अब देखो यहां पर HCl है इसलिए तुमको Cl2 Cl2 Cl3 मिल रहा है। अगर यहां पर H2SO4 के साथ हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो हमको सल्फेट मिलेगा। ठीक है, समझ गए? तो यहां पर ये मेटल्स का क्या मतलब हुआ, मेटल्स हमारे डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, क्या बनाते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करते हैं। समझ गए? रिएक्टिविटी वेरी करता है, कैसे, ऊपर से नीचे की ओर। वही बात है भैया, ऊपर वाला ज्यादा रिएक्टिव, नीचे वाला कम रिएक्टिव। इस प्रकार से हमारा रिएक्टिविटी होगा। आगे फिर क्या आ गया, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जो है वो डाइल्यूट HCl से रिएक्ट नहीं करेगा, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि देखो हाइड्रोजन के नीचे है, हाइड्रोजन को ये रिप्लेस नहीं करने पाते, इस वजह से ये रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। इसके बाद बात करें तो यहां पर क्या है, यहां पर हमने अभी तुरंत क्या देखा कि देखो जब भाई जब मेटल रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड के साथ तो क्या बनता है, साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। लेकिन एक एसिड है HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड है, इसके साथ हम लोग जब मेटल का रिएक्शन करवाते हैं तब हमको हाइड्रोजन गैस नहीं मिलता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होता, बल्कि यहां पर क्या हो जाता है, हमारा H2O बन जाता है। क्यों ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां पर जब यहां पर नाइट्रिक एसिड के साथ हम लोग रिएक्ट कराते हैं मेटल को, तो ये जो HNO3 है यानी नाइट्रिक एसिड है, ये एक प्रकार का हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये क्या करता है, H2 यानी हाइड्रोजन गैस जो रिलीज हुआ उसको ऑक्सीडाइज कर देता है वाटर में, यानी कि क्या करेगा, H2 को कन्वर्ट कर देगा H2O में। और यहां पर हम जब ये रिएक्शन करवाएंगे तो हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, H2O मिलेगा, H2 नहीं मिलेगा। समझ गए? अब यहां पर इसके साथ साथ क्या होता है, ये खुद भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड में यानी कि NO2 जैसे यहां पर है कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखना, ये भी पॉइंट ध्यान रखना। ठीक है। अब इसके बाद एक और इसमें भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन में भी एक्सेप्शन कि भाई जो मैग्नीशियम और मैंगनीज हैं ये ऐसे मेटल हैं जो कि बहुत ही डाइल्यूट HNO3 के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो H2 गैस रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। इसके बाद आ जाता है टर्म एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया क्या है, एक्वा रेजिया एक प्रकार का फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर है कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का, जब इनको हम लोग 3:1 के रेशियो में मिलाते हैं। अब ये जो हमारा एक्वा रेजिया है इसका यूज कहां होता है,
इसको यूज हम लोग सोने का पानी जो चढ़ाया जाता है उसमें यूज करते हैं, क्योंकि ये गोल्ड को डिसॉल्व कर लेता है, ये बहुत ही कोरोसिव होता है, ये फ्यूमिंग लिक्विड होता है, यानी फ्यूम्स इससे रिलीज होते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं तो यहां पर मेटल साल्ट के साथ रिएक्शन आ गया, यानी कि CuSO4 FeSO4, इनके साथ जब हम लोग मेटल्स का रिएक्शन करवाते हैं तब कैसे ये बिहेव करते हैं। तो यहां पर देखो, जब भी मेटल साल्ट के साथ रिएक्शन होता है तब वो कैसा रिएक्शन शो करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करते हैं। और यहां पर क्या होगा, अगर हाई रिएक्टिव, मतलब यहां पर हाई रिएक्टिव मेटल है, ठीक है, और लो रिएक्टिव हमारा सॉल्ट है, मेटल सॉल्ट है, तब वो क्या करेगा, हाई रिएक्टिव मेटल दूसरे लो रिएक्टिव मेटल सॉल्ट में से मेटल को रिप्लेस कर देगा। जैसे यहां पर हमारा मैग्नीशियम CuSO4 से रिएक्ट कर रहा है तो MgSO4Cu बन गया। क्यों भैया, देखो मैग्नीशियम हाई रिएक्टिव है और यहां पर Cu हमारा लो रिएक्टिव है, CuSO4 है और यहां पर Mg है। Mg आया यहां, बोला भैया Cu तुम भागो यहां से, हमको जगह चाहिए ये, तो यहां पर क्या हो जाएगा, Mg Cu को रिप्लेस कर देगा। क्यों, Mg ज्यादा रिएक्टिव, Cu लो रिएक्टिव, इसलिए। इसी प्रकार से देखो जिंक प्लस CuSO4 तो ZnSO4 प्लस Cu, फिर से वही बात, जिंक भी ज्यादा रिएक्टिव आया, यहां पर क्या करेगा, CuSO4 में से Cu को रिप्लेस कर देगा। Fe प्लस CuSO4 FeSO4 बन गया। Fe क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है CuSO4 से, तो यहां Cu से, तो क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। अगर इसका उल्टा हो जाए, अगर हम लोग क्या करें, Cu प्लस FeSO4 करें तो क्या रिएक्शन होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि Cu कम रिएक्टिव है Fe से, इसलिए इसको हटा नहीं पाएगा। समझ गए, ये चीज यहां पर ध्यान रखना। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग अगले पार्ट के ऊपर। तो यहां पर देखें, हम लोग बात करने वाले हैं कि जो मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करते हैं। समझ गए, यानी कि सिंपली बात करें तो हम लोग यहां पर आयोनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के बारे में पढ़ने वाले। अब देखो, जो मेटल्स होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, क्योंकि तुमने क्लास 9th में ही पढ़ा है कि सभी जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं सभी की ये इच्छा होती है कि हमारे आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 हो जाए, ऑक्टेट पूरा कर ले। तो मेटल्स के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 होते हैं। ठीक है, ये कोशिश करेंगे कि भैया ये वाला इलेक्ट्रॉन ले जाओ ना तो हमको आराम हो जाएगा। समझ गए, इसी प्रकार से जो नॉन मेटल्स होते हैं वो भी चाहते हैं कि हमारा ऑक्टेट पूरा हो जाए। जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 6 7 होते हैं। ये सोचते हैं कि हमको 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो हम क्या कर लेंगे, ऑक्टेट पूरा कर लेंगे। तो यहां पर मेटल्स जो होते हैं वो उनमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, पॉजिटिव आयन बनाने की टेंडेंसी होती है। जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है और वो निगेटिव आयंस बनाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जब यहां पर सोडियम और यहां पर मेटल्स और नॉन मेटल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं या फिर इनको जब आपस में रिएक्ट कराया जाता है तो सोडियम मेटल वो देखता है कि भैया एगो इलेक्ट्रॉन लेने वाला आ गया, भाई जल्दी ले जाओ, एक इलेक्ट्रॉन मेरा ले जाओ और मेरा माथा दर्द खत्म करो, हमारा यहां पर आउटर मोस्ट सेल खाली हो जाएगा। और खाली हो जाएगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा ये वाला आउटर मोस्ट सेल हो जाएगा और हमको ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार से क्लोरीन देखता है कि यार इलेक्ट्रॉन देने वाला मिल गया, वो बोला भैया दो, जल्दी दो जल्दी दो जल्दी दो, हमारा यहां पर 8 पूरा हो जाएगा और हमारा ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो यहां पर ये दोनों क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कर लेते हैं, मतलब कि एक दे देता है दूसरा ले लेता है। और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान के बाद यहां पर क्या होता है, एक प्रकार का बॉन्ड फॉर्मेशन होता है जिसको कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और यहां पर एक प्रकार से हमारा ये बनता है कंपाउंड। कैसा कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, जो कि इलेक्ट्रॉन के गिव एंड टेक से बनता है। यहां पर सोडियम का क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 8 1 1 दे दिया तो क्या बचा 2 8, आउटर मोस्ट सेल में 8 पूरा हो गया, शांति। क्लोरीन में 2 8 7 प्लस 1 कर लिया तो 2 8 8 हो गया, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, शांति। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर क्या होगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Na प्लस आयन बन जाएगा, यानी कि पॉजिटिव आयन बन गया। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और ये क्या बन जाएगा, निगेटिव आयन बना देगा। इसी प्रकार से देखो यहां पर हमारा जब मैग्नीशियम क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन देना है। क्लोरीन से मिला, क्लोरीन बोला भैया कि हमको तो एक ही चाहिए, हमको 2 नहीं चाहिए। तो ये बोलेगा ठीक है 2 क्लोरीन ले आओ। 2 क्लोरीन एटम के साथ क्या करेगा,
इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर लेगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन शेयर बोल रहा हूं, गलत वर्ड है, इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन एक इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, और यहां पर इसके 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ऑक्टेट पूरा। यहां पर 2 क्लोरीन एटम थे, इन दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, इनका भी ऑक्टेट पूरा। तो यहां पर क्या हो गया, MgCl2 हमारा बन गया, ठीक है। और MgCl2 इस प्रकार से यहां पर बन गया। इस प्रकार से हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनता है, ठीक है, या फिर आयोनिक कंपाउंड बनता है, ठीक है। तो यहां पर देखो आयोनिक कंपाउंड के क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, यहां पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, और ये आयन से बना हुआ एक प्रकार का कंपाउंड है। यहां पर जो भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं ये हार्ड और सॉलिड कंपाउंड्स होते हैं, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, वाटर में ये सॉल्युबल होते हैं लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं, जैसे कि पेट्रोल केरोसिन वगैरह में ये इनसॉल्युबल होते हैं। इसके साथ साथ यहां पर जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं, जब ये मोल्टन स्टेट में होते हैं या फिर जब इनका एक्वा सॉल्यूशन बनाया जाता है, तब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े तो आगे हमारे सामने क्या आ गया, ऑकरेंस ऑफ मेटल्स, यानी कि जो मेटल्स हैं वो हम प्राप्त कैसे करते हैं, हमको मेटल्स वगैरह मिलते कैसे हैं। तो यहां पर देखो अलग अलग जो मेटल्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी अलग अलग होती है, इसलिए अलग अलग मेटल्स को अलग अलग तरीके से प्राप्त किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए बात करें तो जो हमारे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये सारे जो मेटल्स हैं ये इतने कम रिएक्टिव होते हैं कि ये हमको नेचर में एज इट इज मिल जाते हैं, मतलब कि फ्री फॉर्म में कहीं जाओगे तुमको गोल्ड रखा हुआ मिल जाएगा। अब ऐसे रखा हुआ इतना बड़ा नहीं होता है, बहुत खुदाई करोगे, बहुत छानोगे, तब तुमको मिलेंगे मेटल्स, मतलब गोल्ड वगैरह मिलेगा, ठीक है। मतलब कि उनको तुमको ऐसा नहीं है कि प्यूरिफाई करना है, रिएक्शन करवा के प्यूरिफाई करके उनको प्राप्त करना है, नहीं, ये तुमको नेचर में ऐसे ही मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसके अलावा ज्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो हमको ऑक्साइड के फॉर्म में, कार्बोनेट के फॉर्म में, सल्फाइड के फॉर्म में मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इन ऑक्साइड से, कार्बोनेट से, सल्फाइड से हम लोग मेटल्स को प्राप्त करते हैं, उसको प्यूरिफाई वगैरह करके प्राप्त करते हैं। अब यहां पर कुछ टर्म्स है जैसे कि मिनरल्स। मिनरल्स क्या हो गए भाई, मिनरल्स आर एलिमेंट्स और कंपाउंड विच ऑकर नेचुरली इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, यानी कि जो ऐसे कंपाउंड या फिर हमारे एलिमेंट जो कि अर्थ क्रस्ट में नेचुरली हमको मिलते हैं वो क्या हो गया, मिनरल। और क्या हो गया, और एक प्रकार का ऐसा मिनरल है जिससे कि हम लोग मेटल्स को प्रॉफिट के साथ प्राप्त कर सकते हैं, समझ गए, मतलब ऐसा मिनरल जिसमें कि मेटल्स की मात्रा ज्यादा है, पैसा कम लगा करके ज्यादा अमाउंट का हमको मिल जाएगा। गैंग क्या है, जो हमारे और में इंप्यूरिटीज प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि सैंड पार्टिकल हो गया, क्ले पार्टिकल हो गए, और भी दूसरी गंदगी हो गई, वो हमारा क्या हो गया, गैंग हो गया। अब यहां पर मेटल्स का एक्सट्रैक्शन हम लोग कैसे करते हैं, मेटल प्राप्त कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हमको ओर चाहिए, कहीं गए ओर निकाला, ओर में से सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओर का कंसंट्रेशन करेंगे। कंसंट्रेशन कहने का मतलब क्या है, उसमें से जो गैंग है यानी जो इंप्यूरिटीज है, जो मिट्टी है, धूल है, कण है, उनको हटाएंगे। कैसे, सिंपली साफ कर दो, धो दो, इस प्रकार से साफ किया जाता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, गैंग हटा दिया तो कंसंट्रेशन हो गया। इसके बाद मेटल का रिडक्शन करते हैं, यानी कि सल्फाइड है, कार्बोनेट है, तो इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे और फिर ऑक्साइड से हम लोग मेटल को प्राप्त करेंगे, ठीक है। अब जो मेटल मिला उसको फिर हम लोग रिफाइन करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, जो भी थोड़ी मोड़ी गंदगी रह गई उसको हम लोग हटाते हैं, तब जाकर के हमको मेटल प्राप्त होता है, ठीक है। अब यहां पर देखो जो हमारे पास मेटल्स होते हैं, अलग अलग मेटल्स को प्राप्त करने का तरीका अलग अलग होता है। कारण क्या है भाई, कुछ मेटल्स हैं ज्यादा रिएक्टिव हैं, कुछ जो है मिडिल साइज के रिएक्टिव हैं, और कुछ जो है लीस्ट रिएक्टिव हैं, बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। तो यहां पर क्या है कि जो मेटल्स हमारे पास लो रिएक्टिविटी वाले होते हैं, जो कम रिएक्टिव होते हैं, वो हमको सल्फाइड के फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। अब इस सल्फाइड के फॉर्म में जो मेटल हमें मिलेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, रोस्ट करते हैं। रोस्ट करके क्या बनाएंगे हम लोग, ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है। और ऑक्साइड करके फिर वहां से हम लोग क्या करेंगे, मेटल को प्राप्त करेंगे, ठीक है, और फिर उसको रिफाइन कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल होते हैं, यानी कि जैसे जिंक हो गया या फिर लेड वगैरह हो गया, ये सब ये हमें 2 फॉर्म में मिलते हैं, कार्बोनेट फॉर्म में और साथ में सल्फाइड फॉर्म में। अगर कार्बोनेट फॉर्म में होगा तो हम क्या करेंगे, कैल्सिनेशन करेंगे, सल्फाइड फॉर्म में होगा तो रोस्टिंग करेंगे। और जब इन दोनों को प्रोसेस करने के बाद हमको क्या मिलेगा, ऑक्साइड मिलेगा। ऑक्साइड का फिर रिडक्शन करेंगे तो हमको मेटल मिलेगा, और मेटल में गंदगी होगी तो उसको फिर हम लोग क्या करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे, तब हमको मेटल प्राप्त हो जाएगा। अब यहां पर जो हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं
ये इनमें ऑक्सीजन के प्रति बहुत एफिनिटी होती है, तो यहां पर इनको हम लोग रिडक्शन करा करके साफ नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं मोल्टेन ओर का, और उससे हमको प्योर मेटल प्राप्त होता है। ठीक है, अब आइए इनको बारी बारी से देख लेते हैं। तो सबसे पहले जान लो रोस्टिंग क्या है, कैल्सिनेशन क्या है। रोस्टिंग एक प्रकार से जब भी ओर को, कौन से ओर को, यहां पर देखो कौन से ओर को रोस्ट किया जाता है, सल्फाइड ओर को। सल्फाइड ओर को जब हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टिंग बोलते हैं। समझ गए। कैल्सिनेशन क्या हो गया, जब हम लोग कार्बोनेट ओर को लो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में या फिर ऑक्सीजन के एब्सेंस में हम लोग जब हीट करते हैं तब इस प्रोसेस को कैल्सिनेशन बोला जाता है। ठीक है, टर्म क्लियर रखना। ठीक है, इसके बाद यहां पर सबसे पहले हम लोग शुरुआत किससे करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लो इन द एक्टिविटी सीरीज। जो हमारा रिएक्टिविटी सीरीज है, इसमें जो लो रिएक्टिव मेटल होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, जैसे कि यहां पर कॉपर और साथ में मरकरी। इनको कैसे प्राप्त किया जाता है, तो यहां पर कहता है कि मेटल्स विच आर लो इन एक्टिविटी सीरीज कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि रोस्टिंग इनको करके हम लोग प्राप्त करते हैं। जैसे एग्जांपल मरकरी का दिया गया कि मरकरी को हम लोग उसके ओर से प्राप्त करते हैं। मरकरी के ओर का नाम क्या है, सिनाबार है। ठीक है, HgS। अब इस सिनाबार को जब हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो ये यहां पर कन्वर्ट हो जाएगा मर्क्यूरिक ऑक्साइड में, और इसको और ज्यादा हीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मरकरी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां देखो HgS, इसको हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया, मरकरिक ऑक्साइड बन गया, साथ में O2 यहां रिलीज हुआ। से साथ में इसको और ज्यादा हमने हीट किया तो HgO क्या हो गया, हमारा प्योर यहां पर कन्वर्ट हो गया मरकरी में और साथ में ऑक्सीजन। इस प्रकार से मरकरी का एक्सट्रैक्शन होता है। इसके बाद कॉपर की बात करें तो कॉपर को उसके सल्फाइड ओर से हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, तो हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो क्या करेगा, CuS ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, यानी कि यहां पर हीट करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, Cu2O बना देगा और साथ में SO2 रिलीज होगा। और इसको और ज्यादा हीट करेंगे Cu2S के साथ तो यहां पर क्या हो जाएगा, हमारा कॉपर हमको मिल जाएगा और साथ में SO2 यहां पर रिलीज हो जाएगा। इस प्रकार से कॉपर और साथ में मरकरी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद यहां पर बात करें तो हमारे पास मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज को कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं, जैसे कि जिंक, आयरन, यहां पर लेड। ठीक है, इनको कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं। अब यहां पर इनको प्राप्त कैसे किया जाता है, मतलब ये नेचर में हमें कैसे मिलते हैं, नेचर में हमको ऑक्साइड के फॉर्म में, सल्फाइड के फॉर्म में और कार्बोनेट के फॉर्म में मिलते हैं। तो देखो बात क्या है कि ऑक्साइड से मेटल प्राप्त करना आसान होता है रिड्यूस करके, ठीक है, लेकिन सल्फाइड और कार्बोनेट से मेटल प्राप्त करना मुश्किल होता है। इसलिए क्या किया जाता है, पहले सल्फाइड ओर को हम लोग क्या करेंगे, सल्फाइड को कन्वर्ट कर देते हैं ऑक्साइड में, कार्बोनेट को भी ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर ऑक्साइड से हम लोग मेटल निकाल लेते हैं रिड्यूस करके। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर जो नॉन ऑक्साइड ओर है, सबसे पहला प्रोसेस क्या हुआ कि सल्फाइड और कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करो। तो यहां पर हमारे पास क्या है, मान लो कि सल्फाइड ओर है, तो सल्फाइड ओर को हम लोग क्या करेंगे, रोस्ट करेंगे। अभी तुरंत हमने देखा था रोस्टिंग क्या है भाई, हीटिंग ऑफ ओर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसको हम लोग सल्फाइड ओर के लिए यूज करते हैं, जैसे ZnS जिंक सल्फाइड है, तो इसको हम लोग ने ऑक्सीजन के साथ हीट किया तो क्या मिल गया, जिंक ऑक्साइड मिल गया और साथ में SO2 रिलीज हुआ। अब ये जो जिंक ऑक्साइड है इसको हम क्या करेंगे, कार्बन से रिड्यूस कराएंगे। ठीक है, कार्बन क्या करेगा, इसका वाला ऑक्सीजन छीन लेगा इससे और यहां पर हमको जिंक मिल जाएगा और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आ जाता है, मान लो यही जिंक हमारे पास कार्बोनेट के फॉर्म में है तो इसको क्या करना है, ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, कैल्सिनेशन करेंगे, यानी ओर को लो सप्लाई ऑक्सीजन में या फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करेंगे तो यहां पर क्या होगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, साथ में CO2 रिलीज होगा। तो यहां पर फिर हमको क्या मिल गया, जिंक ऑक्साइड, तो जिंक ऑक्साइड को कार्बन से रिड्यूस करा देंगे तो हमको जिंक मिल जाएगा। तो कार्बन क्या कर लेगा, ऑक्सीजन छीन लेगा उससे, तो यहां पर हमको जिंक मिल गया। अब यहां पर देखो सिर्फ यही तरीका नहीं है कि हम लोग कार्बन से रिड्यूस करेंगे। कार्बन से क्यों रिड्यूस करा रहे हैं, क्योंकि देखो कार्बन जो है एक प्रकार से इनसे ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए। समझ गए। तो यहां पर कई बार क्या होता है, जो हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, जो कि इन मेटल से ज्यादा रिएक्टिव है, ऊपर है देखो, इनका यूज करके भी हम लोग मेटल्स को रिड्यूस कराते हैं, यानी कि उनको भी एक प्रकार से हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए MnO2 हमने ले लिया
और इसको हमने एल्यूमिनियम से रिएक्ट करा दिया तो Mn हमारे पास मैंगनीज जो है वो हमको प्योर फॉर्म में प्राप्त हो गया, Al2O3 बन गया, हीट रिलीज हो गया। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद यहां पर बात करें तो आ जाता है एक और रिएक्शन, इसी के साथ पढ़ना है थर्मिट रिएक्शन। ये क्या होता है भाई? थर्मिट रिएक्शन एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन होता है जो कि एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड के बीच में होता है। देखो भाई, बात है कि थर्मिट रिएक्शन इस रिएक्शन को ही नहीं बोलते हैं, इसी प्रकार से दूसरे और भी मेटल्स का रिएक्शन होगा उसको भी बोलेंगे, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में ये वाला रिएक्शन दिया है। एल्युमिनियम क्या करेगा? आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमको आयरन मोल्टेन फॉर्म में मिलेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा और बहुत अमाउंट में हीट जनरेट होगा। ये एक प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन को हम लोग कहां यूज करते हैं? जो हमारी रेल की पटरियों को वेल्ड किया जाता है ना, इसी थर्मिट रिएक्शन के द्वारा हम लोग उसको क्या करते हैं? वेल्ड करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ? Fe2O3, यहां पर हमने क्या किया? आयरन ऑक्साइड लिया, ठीक है, इसके साथ एल्युमिनियम लिया, इसको रिएक्ट कराया तो हमको जो आयरन मिला वो किस फॉर्म में मिला? मोल्टेन फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में मिला और ये इस प्रकार का लाल गर्म होता है। ठीक है, और साथ में एल्युमिनियम ऑक्साइड यहां पर रिलीज होगा और बहुत सारा हीट हमारा रिलीज होगा। ठीक है, अब यहां पर आते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एट द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज, मतलब जो हाई रिएक्टिव मेटल हैं, यानी कि यहां वाला ये सब देख लो, इनकी हम लोग बात करते हैं, इनको कैसे प्राप्त करते हैं। अब भाई देखो, ये जो हैं ये कार्बन से ज्यादा रिएक्टिव हैं, तो इनमें ऑक्सीजन के प्रति बहुत लगाव होता है और इनको कार्बन से हम लोग रिड्यूस नहीं करा सकते हैं। कार्बन का यूज करके ऑक्सीजन इनसे हम लोग नहीं छीनने पाएंगे, तो यहां पर क्या किया जाता है? यहां पर हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं। क्या करेंगे? यहां पर हम लोग मोल्टेन फॉर्म में मेटल को लेंगे, मतलब जो ओर है हमारा उसको लेंगे। ठीक है, मोल्टेन फॉर्म में लिया और मोल्टेन फॉर्म में डाल करके उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करा दिया, तो क्या हो जाएगा? यहां पर हमारा जो मेटल है वो अलग हो जाएगा और साथ में हमारा जो नॉन मेटल है या फिर जो दूसरा सब्सटेंस है वो अलग हो जाएगा। तो यहां पर NaCl का दिखाया गया है कि NaCl को हमने मोल्टेन फॉर्म में डाल दिया, इलेक्ट्रिसिटी पास करा दिया, यहां पर एक प्रकार से पोरस स्क्रीन हम लगा दिया, तो क्या हो गया? यहां पर हमारा एनोड पर क्लोरीन गैस रिलीज हो गया और कैथोड पर हमारा यहां पर जो सोडियम है वो आकर के जमा हो गया। ठीक है, और इस प्रकार से हमको क्या मिल गया? सोडियम। इसी प्रकार से और भी जितने भी हमारे यहां पर मेटल्स हैं इनको भी हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के जरिए यहां पर प्राप्त कर सकते हैं। समझ गए? अब इसके बाद बात करें तो यहां पर आ जाता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। हमने क्या किया? हमने ऑक्साइड को रिड्यूस करा करके उससे प्राप्त कर लिया मेटल, लेकिन वो जो मेटल प्राप्त किया है अभी हमने ना, उन मेटल्स में बहुत सारी गंदगी है, इंप्यूरिटीज है, तो उन मेटल्स की इंप्यूरिटीज को एक तरीके से हमें साफ करना होगा। साफ कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम लोग यहां पर एक तरीके से हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे? हम लोग मेटल लेंगे, मान लो हमने मेटल को प्यूरिफाई किया, हमारा मेटल हमको मिल गया, उस मेटल को लेकर के हम लोग क्या करेंगे? एनोड बना देंगे। ठीक है, और इसी के साथ साथ यहां पर हम लोग यहां पर एक प्योर फॉर्म, जैसे यहां पर जैसे कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, तो इंप्योर कॉपर जो कि हमने निकाला है उसको एनोड बना दिया और प्योर कॉपर थोड़ा सा पतला सा वायर या फिर पतला सा लेकर के ला करके उसको हमने कैथोड बना दिया। अब यहां पर कॉपर का हमें रिडक्शन करना है, मतलब कॉपर को प्यूरिफाई करना है, तो हम यहां पर क्या करेंगे? कॉपर का साल्ट सॉल्यूशन को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज कर लेंगे और इससे इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त कर लेंगे। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर जो एनोड पर हमारा कॉपर है वो इस सॉल्ट में यानी कि इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व हो जाएगा और इसकी जो गंदगी है वो नीचे जाकर के बैठ जाएगी, इंप्यूरिटीज नीचे जाकर के बैठ जाएंगे और यहां पर धीरे धीरे सारा कॉपर जो है हमारे कैथोड पर जमा होते जाएगा और ये धीरे धीरे हमारा कैथोड मोटा होते जाएगा और एनोड हमारा गायब होते जाएगा। तो जो भी गंदगी वाटर सॉल्युबल होगी इस इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व हो जाएगी और जो भी गंदगी हमारा वाटर इनसॉल्युबल होगा वो नीचे जाकर के बैठ जाएगा और इन इंप्यूरिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं? एनोड मड बोलते हैं, क्योंकि ये एनोड के आसपास जमा हो जाते हैं। क्योंकि जब कॉपर यहां से छोड़ करके डिसॉल्व होता है तो ये नीचे गिर जाते हैं, ये नीचे आकर के बैठ जाते हैं। तो यहां पर इस प्रकार से हम लोग रिफाइनिंग करते हैं हमारे मेटल्स का। ठीक है, अब यहां पर इसके बाद बात करें तो हमारे पास आ जाता है कोरोजन।
कोरोजन क्या होता है भाई? कोरोजन एक प्रकार से जो एटमॉस्फेरिक सब्सटेंसेस के द्वारा किसी मेटल को डैमेज होता है उसी को सिंपली हम लोग कोरोजन बोलते हैं। जैसे कि जो हमारा मेटल है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन, मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, इन सब से रिएक्ट करता है और एक प्रकार से डैमेज हो जाता है। जैसे कि ये आयरन पर रस्ट लग जाता है, कॉपर का कोरोजन हो जाता है, सिल्वर का कोरोजन हो जाता है। तो ये हमारा क्या होता है? कोरोजन। यही आयरन के ऊपर हमारा ब्राउन कोटिंग आ गया, ग्रीन कोटिंग आ गया हमारा कॉपर के ऊपर, ठीक है। इसके साथ ही हमारा सिल्वर के ऊपर आ गया ब्लैक कोटिंग, यानी सिल्वर सल्फाइड बन जाता है। ये हमारा क्या हो गया? कोरोजन, ठीक है। अब इसके बाद कोरोजन से हम लोग बच कैसे सकते हैं? तो भाई जो मेटल है उसके ऊपर ऑयल या ग्रीस लगा करके हम लोग बच सकते हैं, पेंटिंग करके बच सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन करके हम लोग बच सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन यानी जिंक का एक कोटिंग चढ़ा करके उसको टीन के द्वारा टीन जो होता है मेटल उसका भी कोटिंग चढ़ा करके हम लोग बच सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके बच सकते हैं। इसमें क्या किया जाता है? जो हमारा कम रिएक्टिव मेटल होता है उसको एक तरीके से मेटल के सरफेस के ऊपर लगा दिया जाता है, या फिर इसके बाद अलॉयज बना करके हम लोग यहां पर कोरोजन से बच सकते हैं। तो अलॉय क्या है भाई? अलॉय एक प्रकार का होमोजिनस मिक्सचर है दो या दो से ज्यादा मेटल्स का, और ये साथ में नॉन मेटल भी हम लोग मिला सकते हैं। जैसे स्टील वगैरह होता है उसमें कोक वगैरह भी मिलाया जाता है, ठीक है। अब यहां पर स्टील एग्जांपल क्या है? स्टील आयरन और कार्बन का एक प्रकार से हमारा अलॉय है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील में हम लोग क्या मिलाते हैं? आयरन, कार्बन, कोबाल्ट, निकल मिलाते हैं। ब्रास हमारा एक प्रकार का अलॉय है जो कि कॉपर और जिंक से मिलकर के बनता है। ब्रॉन्ज हमारा कॉपर और टिन से मिलकर के बनता है। सोल्डर हमारा लीड और टिन से मिलकर के बनता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए एक और बात है कि अगर किसी अलॉय में एक मेटल मरकरी है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अमलगम बोलेंगे, ठीक है। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद आ जाता है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग क्या होता है? एक प्रकार का प्रोसेस है कोरोजन से बचने का, जिसमें मेटल के ऊपर हम लोग एल्यूमिनियम का थिक ऑक्साइड लेयर चढ़ा देते हैं। अब इससे क्या होता है? ये मेटल के कोरोजन को रोकता है और साथ में एक प्रकार से सुंदर दिखने में भी अच्छा लगता है, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन क्या हुआ? गैल्वेनाइजेशन एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें कि जिंक का कोटिंग हम लोग स्टील या फिर आयरन के ऊपर चढ़ा देते हैं ताकि रस्टिंग को हम लोग रोक सकें, ठीक है। अब यहां पर देखिए चैप्टर हमारा समाप्त होता है। तो कैसा लगा आपको वीडियो? नीचे कमेंट करके बताइए, और साथ में दूसरे चैप्टर्स भी आप पढ़ सकते हैं इसी तरीके से हमारे चैनल पर।